हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। ओके, लिसन टू दिस। एक अमेरिकन लड़की है जिसका नाम है जॉन गिंथर। इन्होंने 1993 में एक लॉटरी जीती जिसकी वैल्यू थी $5.4 मिलियन, यानी करीबन 40 करोड़ रुपए के आसपास, जिससे इनकी पूरी लाइफ चेंज होगी। सब इन्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सालों के बाद सब इन्हें भूल गए। लेकिन फिर 2006 में इन्होंने एक और लॉटरी जीती जिसकी वैल्यू थी 14 करोड़ रुपए। सब हैरान हो गए कि वाओ यार, क्या किस्मत है, 2 बार लॉटरी जीत गई। लेकिन 2 सालों के बाद इन्होंने तीसरी बार लॉटरी जीती जिसकी वैल्यू थी 21 करोड़ रुपए। आई मीन, ये तो हद हो गई थी कि एक ही लड़की 3 बार लगातार लॉटरी कैसे जीत सकती है। लेकिन 2010 में इन्होंने फिर चौथी बार लॉटरी जीती और इस बार इस लॉटरी की वैल्यू थी करीबन 70 करोड़ रुपए। अगर प्रोबेबिलिटीज की टर्म में हम बात करें तो एक इंसान लगातार 4 बार लॉटरी जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1 in 1 सेप्टिलियन, यानी 10 के आगे 24 जीरो लगाओ। और इन सब केसेस में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है। सबको लग रहा था कि ये बहुत लकी है, लेकिन कुछ लोगों को शक भी हो गया था, क्योंकि जॉन गिंथर एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं बल्कि स्टैनफोर्ड से स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी थी। रहती वो लास वेगास में थी, लेकिन इसके बावजूद लॉटरी टिकट खरीदने के लिए वो टेक्सास के रूरल एरिया में जाती थी। बहुत से रिपोर्टर्स ने इनके इंटरव्यूज लेने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। तो सवाल यह था कि क्या इनके पास कोई पैटर्न है जीतने का। अब हम में से जिन लोगों ने मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखी होगी तो उन्हें लगता है कि यार कोई पैटर्न नहीं होता। मिस्टर बीस्ट ने भी अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे उन्होंने 1,20,000 लॉटरी टिकट्स ली थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप गेस कीजिए कि जब इन्होंने इन 7 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट्स को स्क्रैच किया तो उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे। यस, यू आर राइट, वो ओवरऑल लॉस में ही रहे। 2 करोड़ के लॉस में उन्होंने करीबन 5 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। Off tickets was 720 grand. I found a $700,000 island. लेकिन हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि पैटर्न्स तो जरूर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत है जिम साइमंस, जिनके ऊपर बुक भी लिखी जा चुकी है, द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट। तो हम में से जो लोग जिम साइमंस को नहीं जानते, तो जिम साइमंस बेसिकली एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिनका मैथमेटिक्स को पढ़ाने के बाद ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ गया और फिर उन्होंने कंट्री के टॉप मैथमेटिशियंस, नोबेल लॉरिएट्स को हायर किया मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने के लिए, जिससे वो ट्रेडिंग में बेस्ट परफॉर्म कर सके। और उन्होंने किया भी। उन्होंने रेनेसांस टेक्नोलॉजी नाम की हेज फंड को फाउंड किया और ट्रेडिंग से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो बिलियनियर बन गए। और ये अकेले ट्रेडर हैं जिसे वॉरेन बफेट भी अप्रिशिएट करते हैं। ये कहते हैं कि जिम साइमंस और उनकी टीम बहुत स्मार्ट है। But they were very, very smart And very high grade, by the way. yeah. Jim Simons. मगर अब हम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो टॉप क्लास मैथमेटिशियन, कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी ना इन्हें बीट कर सकता है। ओके, तो हम मार्ज और जेरी सेल्बी का एग्जांपल लेते हैं। ये एक बूढ़ा कपल था जिनकी एक दुकान थी जिसमें ये बाकी चीजों के साथ साथ लॉटरी टिकट्स भी बेचते थे। इसमें हस्बैंड जेरी सेल्बी ने एक बार एक लॉटरी सिस्टम के बारे में ऐड देखी। मेंटली कुछ मिनट तक कैलकुलेशंस करने के बाद इन्हें पता चल गया था कि अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर नंबर्स खरीदते हैं तो उसे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसने पहले ये स्कीम अपनी वाइफ को नहीं बताई, क्योंकि उनकी वाइफ थोड़ी कंजूस थी। 2003 में उन्होंने पहले खुद ही लॉटरी खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने पहले $3,400 की लॉटरीज ली और उन्होंने $6,300 कमाए। उसके बाद $8,000 की लॉटरी ली और $15,700 कमाए। एक बार जेरी ने अपनी थियरी कंफर्म कर ली तो उन्होंने ये तरीका अपनी वाइफ को भी बता दिया और उनकी वाइफ ने कैलकुलेशंस करते ही बोल दिया, हाँ मैं समझ गई, ये तरीका पक्का काम करेगा। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना स्टोर बंद करके फुल टाइम यही काम करना स्टार्ट कर दिया। वो 12 घंटे ड्राइव करके लॉटरी की दुकान में जाते, घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट्स लेते और फाइनली अपनी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ले लेते। खुद तो उन्होंने पैसे कमाए ही, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी काफी अर्न करके दिया। इन टोटल उन्होंने 149 करोड़ रुपीस की लॉटरी टिकट जीती। और फिर हमें से कई लोग बोलते हैं कि मैथ्स मजेदार नहीं है। एनीवेज, ये कपल अभी भी सिंपल लाइफ जी रहा है और ये कहते हैं कि मिलियनर बनने के बाद भी ये वैसी ही लाइफ जीते हैं। Doesn't necessarily seem like you're living like millionaires. No, we're just the same. वैसे MIT स्टूडेंट्स ने भी इस पैटर्न को क्रैक कर दिया था और बहुत से पैसे कमाए। लेकिन बाद में बॉस्टन ग्लोब न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स को ये पता चल गया और फिर सबको पता चल गया और फिर ये पर्टिकुलर लॉटरी सिस्टम ही बंद कर दिया गया। एनीवेज, इसमें कुछ इलीगल तो था नहीं, इसलिए जिसने जितने पैसे कमाए थे वो उन्हीं के पास रहे। इन कपल्स ने क्या कैलकुलेशंस करी थी इस पर बहुत सी आर्टिकल्स और वीडियोस बन रखी हैं, लेकिन ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व ना करते हुए मैं बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेन स्ट्रैटेजी क्या थी। ओके, तो चलो इमेजिन करते हैं कि एक लॉटरी सिस्टम है। इसमें आपको नंबर गेस करना है कि कौन सा नंबर लकी ड्रॉ में निकलेगा। लेट्स से लॉटरी कंपनी वाले 3 नंबर ड्रॉ निकालते हैं और वो नंबर है 5, 10 और 15 और आप 10-20 लॉटरी ले लेते हो
और 10-20 लॉटरी में आपके ये तीनों नंबर निकल जाते हैं, यानी 5, 10 और 15 आपकी लॉटरी में निकल गया, तो आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा 10,000 रुपए का। अगर 2 ही नंबर निकलते हैं तो आपको 5,000 रुपए का प्राइज मिलेगा, और अगर एक ही नंबर निकलता है तो 1,000 रुपए का प्राइज। बस ये याद रखना कि 3 नंबर चाहिए फर्स्ट प्राइज लेने के लिए। अब जिस लॉटरी सिस्टम को ये कपल खेल रहा था, उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर कोई भी लॉटरी प्लेयर फर्स्ट प्राइज नहीं जीतता है तो वो ना जीते हुए पैसे अगली लॉटरी में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, यानी नेक्स्ट टाइम लॉटरी का सेकंड प्राइज 5,000 नहीं बल्कि 10,000 होगा, और उसी तरह से थर्ड प्राइज 1,000 रुपए से इंक्रीज होकर 2,000 हो जाएगा। तो इन कपल्स ने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी कि अगर लगातार 6 बार कोई लॉटरी नहीं जीतता है तो प्राइज मनी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो भी आदमी ज्यादा नंबर ऑफ टिकट्स खरीदेगा प्रॉफिट उसको पक्का होगा, और ऑब्वियसली इन्हें प्रॉफिट तो हुआ ही। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। जिम साइमंस हो या ये कपल हो, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो उन्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जिन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया है मशीन लर्निंग मॉडल्स में, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क या लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सेट्रा, तो इनका आउटपुट प्रोबेबिलिटी में ही आता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बेशक जिम साइमंस इन मॉडल को यूज करते हों, लेकिन इन कपल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अपने माइंड में हर बार ये 100% श्योर नहीं थे कि ये पर्टिकुलर नंबर ही जीतेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा नंबर ऑफ लॉटरीज खरीदते हैं तो वैसा ही होगा जैसे हमें ये प्रोबेबिलिटी बताती है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम समझ गए कि प्रोबेबिलिटीज में भी सोचना एक अच्छा थिंकिंग मॉडल है, लेकिन इन प्रोबेबिलिटीज को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें प्रोबेबिलिटी को यूज किया जा सकता है, और वो है इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो इन्वेस्टर्स प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं करते, बट अभी हम कुछ देर में समझ जाएंगे कि इनका थिंकिंग मॉडल भी कुछ ऐसा ही है। आइए इसे समझते हैं। मुनीश पब्राय अपनी बुक धंधो इन्वेस्टर में एक स्टेटमेंट कहते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डू नॉट लूज मच। यानी वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने किसी शेयर को खरीदने के लिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इन केस वो कंपनी डूब जाती है तो हमारा मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपए का होगा। लेकिन अगर वो कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करती है तो उनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, इवन कई केसेस में 100 टाइम्स भी हो सकती है। और अब हम सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, इससे तो लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक जुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को पीटर लिंच अपनी बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो, कर तो हम फ्यूचर ही प्रेडिक्ट रहे हैं, लेकिन हम कंपनी को एनालाइज करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेट्स से हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद 10 बेस्ट कंपनीज चूज करते हैं जो हमें लगता है कि नेक्स्ट 10 सालों में एशियन पेंट्स, इन्फोसिस या HDFC जैसे रिटर्न दे सकती है, और सब में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 10 लाख रुपए। लेकिन अब हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि 10 में से 4 कंपनीज तो बुरे तरीके से फेल हो जाती हैं, यानी हमारे 4 लाख रुपए 0 रुपीज में कन्वर्ट हो गए। अगली 4 कंपनीज में से भी 2 कंपनीज लॉस में जाती हैं और 2 प्रॉफिट में जाती हैं, मगर मिलके कुछ भी गेन नहीं होता है। यानी ये 4 लाख रुपए 10 सालों के बाद भी 4 लाख रुपए ही रहे। लेकिन लास्ट की 2 कंपनीज इन्फोसिस जितनी और एशियन पेंट्स जितनी ग्रो हो जाती है, लेट्स से 50 टाइम्स और 60 टाइम्स ग्रो हो जाती है, जिसका मतलब है कि इन्फोसिस जैसी कंपनी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 10 साल में 50 लाख हो जाएगी, और एशियन पेंट जैसी कंपनी में जो हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं वो 60 लाख हो जाएगी। यानी हमने जो 10 लाख रुपए शुरू में 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे, वो पूरा पोर्टफोलियो 20 साल के बाद बढ़कर 0 + 4 लाख + 50 + 60 लाख इज इक्वल टू 1.14 करोड़ रुपीस बन जाएगा, जिसका मतलब है 27.1% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और एप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि ये अच्छी ग्रोथ हमें इसके बावजूद मिली कि 10 में से हम 8 कंपनीज के बारे में गलत थे, लेकिन क्योंकि 2 कंपनीज को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल गई, इसलिए हमारे पूरे पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न मिला। इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा। मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर रामदेव अग्रवाल बहुत अच्छे तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। इसमें क्या पोर्टफोलियो में होता क्या है, जैसे आपके पास 15 स्टॉक है, टिपिकली 10 से 15 स्टॉक होते हैं। 15 स्टॉक में क्या है, आपको 10 स्टॉक नॉर्मल ढंग से चलते रहे, 15% के हिसाब से कमाते रहे। 4-5 में एक जो मतलब 4-5 क्या 2-3 में भी यदि स्पीड आ गई, अच्छा स्पीड कैसे आती है कि आपका 10 साल में 50 गुना हो गया ऐसा, उसमें से 1-2 भी आ गए, जैसे एक आयशर आ गया, एक पेज आ गया, एक जैसे भी अजंता फार्मा आ गया, ऐसे कोई भी 1 या 2 का भी यदि आप में अच्छे ढंग से आ गया तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो 15% वाला होता है वो 25% आता है। जहां से आपका 25% का मसाला बना, मतलब ये है आपका 10 साल में 10 गुना पैसा पक्का हो गया, तो आपका 10 साल में 10 गुना रहता है, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना। फार्मूला एकदम सेट है। और यही प्रोबेबिलिटीज की चीजें
हम बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे कि कैट, जीमैट जैसे एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश वोकैबुलरी को प्रिपेयर कर रहे हैं वो टॉप 2500 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ही पढ़ते हैं, यानी जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो उन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो लास्ट 10 साल में पूछे गए हैं, अगेन जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ह्यूमन लाइफ भी हमें प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से सिखाती है। 100 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म एग तक पहुंचता है और लाइफ मिलती है, यानी हमारे पैदा होने के चांस भी 1 in 100 मिलियन थे। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। तो बेसिकली इस वीडियो की लर्निंग ये है कि लाइफ को बाइनरी डिसीजन वाले थिंकिंग मॉडल से हम नहीं जी सकते। बाइनरी का मतलब है यस या नो। मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, अगर ये एग्जाम क्लियर हुआ तो आई एम अ विनर, नहीं तो आई एम अ लूजर। ये वीडियो एक अटेम्प्ट है कि हमें सिर्फ बाइनरी में ही नहीं बल्कि इवन प्रोबेबिलिटीज में भी सोचना चाहिए, और फीडबैक से हम खुद को प्रोबेबिलिटी एलोकेशन में इंप्रूव कर सकते हैं। इन पर बहुत सी अमेजिंग बुक लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि थिंकिंग इन बेट्स बाय एनी ड्यूक, द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय डेविड स्पीगेल्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में हम और वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी और अमेजिंग बातें सीखना चाहते हैं तो आप फूल्ड बाय रैंडमनेस, प्रेडिक्टेबली इरैशनल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसी अमेजिंग बुक समरी जरूर पढ़ें। अगर आप इन बुक्स की डिटेल बुक समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 170 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल। तो अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वाली एप्स इंटरेस्ट करती हैं तो इस ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।